नेपालिस रेवोल्यूशन और यूएसए कॉन्स्पिरेसी। 1990 से लेकर 2010 के बीच यूएसए की डिक्लासिफाइड फाइल से पता चलता है ईरान 1953 और चेल 1973 में कूप करवा के सीआईए ने रिजीम चेंज करवाया। उस वक्त भी लोगों को कूप बिल्कुल नेचुरल और डोमेस्टिक रीजंस की वजह से लगा था। सीआईए ऐसे ही पैटर्न्स में ऑपरेट करती है, तो क्या करेंटली सीआईए ही एक एक करके इंडिया के नेबरहुड डिस्टेबलाइज करवा रही है? म्यांमार 1 फरवरी 2021 मिलिट्री कूप करके इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकती है। सिविलियन लीडर्स को डिटेन कर लिया जाता है, जिसके साथ ही मिलिट्री पावर सीज कर लेती है। रीजन था कि सिविलियन लीडर्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण आर्मी जनरल्स का डोमिनेंस खत्म हो रहा था और बिजनेस इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अपने हाथ में रखने के लिए मिलिट्री ने कूप किया। पाकिस्तान अप्रैल 2022 नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है। इमरान खान को पीएम की पोजीशन से रिमूव कर देते हैं। इमरान चिल्ला कर यूएस का इंटरफेरेंस बताते हैं और उसके बाद से इमरान खान जेल में कैद हैं। ये सच है, इमरान यूएसए की पपेट गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे। असल में इमरान मॉस्को विजिट करने भी जाने वाले थे और पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक टर्मोइल को मुद्दा बना के इमरान को रिमूव करने की कॉन्स्पिरेसी की गई। मालदीव्स नवंबर 2023 सरकार चेंज होते ही न्यू प्रेसिडेंट एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं और चाइना की तरफ लीन दिखते हैं। पर जब इंडिया ने बाइकॉट मालदीव्स चलाया तो टूरिस्ट इकोनॉमी स्लो डाउन होने के कारण मालदीव्स खुद ही इंडिया से रिलेशन अच्छे करने में लग गया। बांग्लादेश अगस्त 2024 जॉब कोटा को लेकर नेशन वाइड वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसके चलते पीएम शेख हसीना को रिजाइन करके देश छोड़ना पड़ता है। हसीना के इंडिया में आने के बाद मोहम्मद यूसुफ इंटरिम गवर्नमेंट हेड करते हैं। इन सबके बीच बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजिबुर रहमान को गालियां दी जाती है, पुतले जलाए जाते हैं। ये बात एक आइडियोलॉजी शो करती है और यूसुफ को खुद भी सब यूएसए प्लेस्ड पपेट बताते हैं। नेपाल मई 2025 काठमांडू में मोनार्की रिस्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। सडनली सितंबर में पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट को एक्सपोज करने वाले वीडियोस वायरल होने लगते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूएस डोन्ड हैं, इसलिए इन ऐप्स को बैन करके नेपाल गवर्नमेंट चाइनीज ऐप्स इंट्रोड्यूस करती है। पर जेनजी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ मास प्रोटेस्ट करती है। आर्म्स डीलर और व्हाइट कॉलर स्कैमर्स एनजीओ को फंड करते हैं और ये पीसफुल प्रोटेस्ट जल्दी ही वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाता है। पहले होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। रिटेलिएशन में स्टूडेंट्स पर ओपन फायर किया जाता है और 20 से ज्यादा मौत होती है। फिर पीएम ओला भाग जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को लोग सड़कों पर दौड़ा के मारते हैं और पीएम की वाइफ को तो जिंदा जला दिया जाता है। पार्लियामेंट में आग लगा दी जाती है। क्या ये साइन है रॉयल फैमिली को रिस्टोर करने का? और सोशल मीडिया ऐप्स का कंट्रोल यूएसए के हाथ में है। कौन सी वीडियो ट्रेंड करेगी, कौन सी ऑडियंस कहाँ एंगेज करेगी, मतलब नैरेटिव कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक पैटर्न आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, इंडिया के जितने भी नेबरहुड डिस्टेबलाइज हुए वो एंटी यूएसए गवर्नमेंट थी। साथ में वहां पे अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है करप्शन और इन्फ्लेशन जैसे इश्यूज को फेस बनाकर। जो नेपाल में हुआ और बाकी जगह हुआ वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। इस समय फॉरेन पावर्स इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ने में लगी हुई है, इसलिए सेंसिटिव टाइम में हमें कास्ट, क्लास, रिलीजन और लैंग्वेज पर डिवाइड होने की जगह ऐसा नेशन यूनाइटेड होना चाहिए। इंडिया में रिफॉर्म की जरूरत है, पर देश में दंगे फसाद और इकोनॉमी को बर्बाद करके नहीं। एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस से चीजें बदलेंगी। नाउ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट्स में बताओ जो नेपाल में हुआ अगर वो इंडिया में होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।